डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे राज्य स्तरीय प्रशासन एवं स्थानीय शासन में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में, जो अपनी पुस्तक के पार्ट सेकंड का 7वां लेसन है उसके बारे में। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आज राज्य स्तरीय प्रशासन के बारे में। राज्य स्तरीय प्रशासन के संबंध में। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस राज्य स्तरीय जो प्रशासन है उसकी विशेषता बताता हूं कि राज्य स्तरीय प्रशासन है क्या, उसके संबंध में किन बातों का उल्लेख है। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण आप अच्छे से जानते हैं केंद्र सरकार का अलग से गठन किया जाता है और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार का अलग से गठन किया जाता है। जो ये विभिन्न राज्य की जो राज्य सरकारें हैं ये स्थानीय अपने कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। और आप अच्छे से ये भी जानते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण इस स्थानीय स्तर की प्रशासन के संबंध में संविधान में विशेष उपबंध भी किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस राज्य स्तरीय प्रशासन की विशेषता क्या है। विशेषताएं, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि ये जो राज्य स्तरीय जो प्रशासन होता है, अर्थात जो विभिन्न राज्यों की सरकार हैं और हैं, ये सब के सब केंद्र के अधीन होते हैं। केंद्र के अधीन यानी ये सब के सब केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। और इस स्थानीय स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अलग से कोई अपने देश में पृथक संविधान की भी विशेषता नहीं है, यानी पृथक संविधान का अभाव है। धान का अभाव यानी पूरे भारतवर्ष का एक ही संविधान है, राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है। ये पूरी की पूरी जो राज्य स्तर का जो प्रशासन होता है वह जन सहभागिता पर आधारित होता है। और साथ में ही आपातकाल के दौरान ये राज्य प्रशासन के संबंध में जितने भी विषय होते हैं वो पूरे के पूरे किसके अधीन चले जाते हैं? केंद्र के अधीन। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिसमें संघ सूची के विषय अलग हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, राज्य सूची पर राज्य का होता है, समवर्ती सूची पर इन दोनों का होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान केंद्र का मान्य रहता है। उसी शक्तियां इसको सौंप दी गई हैं केंद्र सरकार को। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति लग जाती है देश के अंदर, उस समय राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आपातकाल में राज्य प्रशासन किसके अधीन हो जाता है? केंद्र के अधीन। तो इस प्रकार से इसकी ये कुछ विशेषताएं हैं। इसी के साथ इस जो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और आती है, यानी जो अपना एक स्थानीय प्रशासन और होता है। प्रशासन जो कि इस राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करता है, राज्य प्रशासन के अधीन, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है वह राज्य प्रशासन के अधीन करता है और राज्य केंद्र प्रशासन के अधीन करता है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे इस 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में और नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में, जो राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करते हैं। साथ ही इस राज्य स्तरीय प्रशासन के अंदर जो प्रमुख प्रशासक होते हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं से चुनकर आते हैं। तब अपन कह सकते हैं कि इसमें भारतीय संविधान के अंदर एक प्रकार से एक एकात्मकता की दृष्टि भी अपने को दिखाई देती है। अब अपन देखते हैं कि इस राज्य प्रशासन
के अंदर राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यानी राज्य प्रशासन में संवैधानिक प्रमुख, राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रमुख, राज्य प्रशासन का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। यानी कि जो राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रमुख होता है वह होता है राज्यपाल। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण राज्यों की कार्यपालिका का जो मुखिया है वो किसको बनाया गया है, राज्यपाल को बनाया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख दिया गया है तथा इसके साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, सातवां संविधान संशोधन 1956 में। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है, यानी 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था की गई थी 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत। इसी के साथ इसी से संबंधित एक आगे का आर्टिकल और आता है संविधान का, आर्टिकल 154। इसके अनुसार राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वह संपूर्ण की संपूर्ण राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं। जैसा कि अपन ने संघ सरकार में अपन ने केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो राष्ट्रपति के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 53 के तहत कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित थी, वैसे ही राज्य प्रशासन के अंदर संविधान के आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अंतर्गत निहित की गई हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि राज्यपाल की योग्यताएं, कि कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, जिसमें अपन सब जानते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। जो ये 35 वर्ष की आयु का जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में किया गया है, यह ध्यान में रखना है। इसी के साथ वह केंद्र या किसी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह किसी केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य है तो पद ग्रहण के साथ ही, यानी कि वो जब वो राज्यपाल का पद ग्रहण करता है उसी समय से वो पद रिक्त माना जाएगा, और साथ में वो किसी सरकारी लाभकारी पद पर भी नहीं होना चाहिए, सरकारी लाभकारी पद पर भी नहीं होना चाहिए। ये इस राज्यपाल की योग्यताओं के संबंध में कुछ उल्लेख दिया हुआ है। अब इससे आगे देखते हैं अपन राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान क्या है। योग्यता तो यह हो गई, यानी नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन इस नियुक्ति के संबंध में कुछ विवाद रहा है, और इस विवाद के कारण, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य में कार्य करता है, तो कई बार जो 300 और अपन ये भी राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसमें पढ़ चुके हैं आर्टिकल 356 के बारे में, जिसमें अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि
राज्यपाल की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति है वो 356 का प्रयोग करता है। तो कई बार राजनीतिक द्वेषता की वजह से 356 का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से केंद्र और राज्य के संबंध आपस में बिगड़ते गए। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र और राज्यों में आपस में संबंध सुधारने के लिए, यानी कि ये जो संबंध बिगड़ रहे थे इस प्रकार की स्थिति के कारण, तब इन राज्य और केंद्र के मध्य में विभिन्न, यानी राज्य व केंद्र के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए एक आयोग का गठन किया था। गठन जिसका नाम था सरकारी आयोग। और इसका गठन किया था 1983 के अंदर। तो अब अपन देखते हैं कि ये सरकारी आयोग क्या था, इसमें क्या प्रावधान किए गए केंद्र और राज्य के मध्य संबंध सुधारने के लिए, तो उसके बारे में अपन देखते हैं अभी। तो सरकारी आयोग है, इस आयोग का गठन वैसे किया गया था जून 1983 में। जून 1983 में किया गया था। एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था रणजीत सिंह सरकारिया, उसकी अध्यक्षता में, यानी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश था जिसका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया, जिन्होंने केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए तथा राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ अनुशंसा की थी। वो क्या की थी देखते हैं, यानी क्या सिफारिश की थी सरकारी आयोग के अंतर्गत। इस आयोग ने इसने सबसे पहले जो सिफारिश की थी वह की थी कि जिस राज्य में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना है वह व्यक्ति उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। यानी राज्यपाल जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है वह व्यक्ति जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है उसका मूल निवासी नहीं होना चाहिए। साथ में यह भी कहा कि वो सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं निभाता होना चाहिए। और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण और कही थी कि राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों का समुचित अवसर भी दिया जाना चाहिए। और जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले सलाह ले लेनी चाहिए। और किसी ऐसे व्यक्ति को अगर राज्यपाल के रूप में अपन नियुक्त नहीं करना चाहिए इस स्थिति में कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है, यानी इस प्रकार के व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिस दल की सरकार केंद्र के अंदर है और वह उसी दल का सदस्य है और राज्य में किसी अन्य दल की सरकार चल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ये मानते हैं कि वर्तमान में केंद्र में सरकार है बीजेपी की और राजस्थान में कांग्रेस की, तो किसी कांग्रेस के सदस्य यानी कि कोई बीजेपी के सदस्य को राजस्थान के अंदर नियुक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे द्वेषता की भावना बढ़ सकती है। और इसके बाद अपन आगे देखते हैं इसने और क्या सिफारिश की कि यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को जो सबसे बड़ा विरोधी दल होता है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उसको बहुमत साबित करने के लिए निर्देशित करना चाहिए। अगर वो बहुमत साबित कर देता है तो उसकी सरकार बनानी चाहिए। अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तब उसको राष्ट्रपति शासन अर्थात 356 की अनुशंसा की जानी चाहिए। इस प्रकार की सिफारिश की थी इस सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्यों में संबंध सुधारने के लिए तथा राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। अब इससे बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति तो अपन ने देख लिया राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का, यानी जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है राज्यपाल उसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वह किसी कारणवश कहीं दूसरी जगह है या पद रिक्त है तो
दूसरा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और शपथ दिलाएगा उसी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति कितने दिन के लिए नियुक्ति करता है, उसका कार्यकाल क्या होता है। राज्यपाल का कार्यकाल देखिए, इस विधान के अनुच्छेद 156 में इस बात का उल्लेख दिया हुआ है कि राज्यपाल का जो सामान्यतः जो कार्यकाल है, राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन साथ में ही एक शब्द और जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। इस प्रकार की स्थिति भी संविधान के अंदर दी हुई है, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। वैसे वास्तव में राष्ट्रपति की इच्छा नहीं होती, केंद्र सरकार की अर्थात केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि इसका कार्यकाल हो गया सामान्यतः 5 वर्ष। अब देखते हैं राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का जो वेतन है वो भारत की पार्लियामेंट संसद निर्धारित करती है समय समय पर, और वर्तमान में जो राज्यपाल है को वेतन दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है 3,50,000 रुपये प्रतिमाह है। इसके साथ अतिरिक्त भत्ता भी इनको दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार से इसके वेतन भत्तों के अंदर कटौती नहीं की जा सकती। यह तो हो गई इसकी प्रारंभिक जानकारी। अब मैं आपको बता देता हूं राज्यपाल के पद के संबंध में राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल की जो पद है वो कब सर्जित हुआ, पहला कौन बना, कब कैसे आया, यानी कि राजस्थान में अपन सब जानते हैं आजादी से पहले पूरा का पूरा देश रियासतकालीन विभागों में बटा हुआ था, और स्वतंत्रता से पहले इस रियासती कालन के कारण राजस्थान में एक पद होता था राज प्रमुख का। और आप अच्छे से ये भी जानते हैं, सामान्य ज्ञान में अपन ने देखा भी होगा कि राज्य के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे वो थे अपने सवाई मानसिंह, जो जयपुर रियासत के महाराजा थे, और वो राज प्रमुख बने थे राजस्थान के एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक इस राज प्रमुख पद पर बने रहे थे। लेकिन जैसे ही अपना देश आज़ाद हो गया था, 1949 में तो आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य चल रहा था, तो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान के राज्य के पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख के स्थान पर राजस्थान में राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और उसी समय राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल पद पर विराजित होने वाले व्यक्ति थे वह थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और आप इस संबंध में भी अच्छे से जानते हैं, जो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं वह हैं कलराज मिश्र। वर्तमान राज्यपाल राजस्थान के हैं वह हैं कलराज मिश्र। एक सामान्य जानकारी के लिए आपको और बता देता हूं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी वह थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी नियुक्ति की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे इस राज्य प्रशासन में राज्यपाल की कार्य एवं उनकी शक्तियों के बारे में, कि उनको कौन कौन सी कार्य हैं, उनको कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और PDF फाइल में आपको जो नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे आज ग्रुप के अंदर, उसको आप अच्छे से पढ़कर नोटबुक में उतारें।
और साथ में याद भी करें। धन्यवाद।